हेलो स्टूडेंट्स, कुलदीप सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में हम एक नया एमसीक्यू वीडियो लेके आए हैं जो बाबा फरीद के एग्ज़ाम से रिलेटेड नॉर्सेट एग्ज़ाम और ईएसआईसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन वन बाय वन। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हेन असेसिंग द पेशेंट विद एन एक्यूट डिसेक्टिंग थोरेसिक अयोटा एन्यूरिज्म, यानी कि क्या हुआ, एक पेशेंट है, पेशेंट को आप एसेस कर रहे हो और पेशेंट के क्या है, एक्यूट डिसेक्टिंग थोरेसिक आयोटिक एन्यूरिज्म। एक्यूट का मतलब थोड़े समय से, डिसेक्टिंग थोरेस डाइसेक्टिंग डाइसेक्टिंग का मतलब जो दो पार्ट में बंटा हुआ था, थोरेसिक आयोटिक एन्यूरिज्म, जो थोरेसिक आयोटा है आपकी, है ना, उस थोरेसिक अयोटा के अंदर क्या हो गया, जैसे ये थोरेसिक अयोटा है, इस थोरेसिक अयोटा में क्या हो गया, इस तरीके से पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन गई है और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में से ब्लड वेसल क्या हो रखी है, बाहर की तरफ निकली हुई है। ये आपका कहलाता है थोरेसिक आयोटिक एन्यूरिज्म, थोरेसिक आयोटिक एन्यूरिज्म डिसेक्टिंग टाइप का। द नर्स वुड एक्सपेक्ट विच फाइंडिंग, नर्स कौन सी फाइंडिंग जो है वो नीचे दी गई है वो एक्सपेक्ट करेगी, यानी कि आशा करेगी। एक वर्ड होता है एक्सेप्ट, यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिएगा, एक वर्ड होता है एक्सपेक्ट और एक वर्ड होता है एक्सेप्ट, दो वर्ड होते हैं एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट। एक्सपेक्ट वर्ड का मतलब होता है, ये था एक्सेप्ट वर्ड और ये है एक्सेप्ट एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट वर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होगी, एक चीज़ सही होगी, कोई एक आंसर सही होगा, बाकी तीन आंसर गलत होंगे। और एक्सेप्ट का मतलब होता है तीन आंसर होंगे वो तो सही होते हैं और एक आंसर जो है वो क्या होता है, गलत होता है, और वो जो गलत आंसर होता है वो आपने बताना होता है। यहाँ पे जो है वो क्या होता है, जो एक सही होता है वो आपने बताना होता है। तो एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट में ये फ़र्क होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले उस पेशेंट में आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल एंड हीमेटोक्रिट, हीमोग्लोबिन लेवल और हीमेटोक्रिट डिक्रीज देखने को मिलेगी। सीवियर चेस्ट पेन होगा एंड स्लो रेस्पिरेटरी रेट, तो रेस्पिरेटरी रेट स्लो होगा, चेस्ट पेन सीवियर होगा, हीमोग्लोबिन लेवल और हीमेटोक्रिट डिक्रीज हो जाएगा, या पेशेंट हाइपरटेंशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो क्या होना चाहिए, सीवियर चेस्ट पेन, है ना, सीवियर चेस्ट पेन आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो है रेस्पिरेटरी रेट का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है और हीमेटोक्रिट और हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज होगा, यानी कि एनीमिया की कंडीशन होगी। तो इन दोनों का वैसे ही यहाँ पे कोई वजूद जो है मकसद नहीं रहता है, और हाइपरटेंशन भी यहाँ नहीं होगा, इसलिए यह आंसर क्या बनता है, सीवियर चेस्ट पेन, है ना। तो जब क्या होता है, डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म शुरुआत होती है तो क्या होता है, पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होता है। कैसा होता है, सीवियर चेस्ट पेन होता है। ऐसे लगता है जैसे कि पेशेंट बोलेगा कि मेरी चेस्ट के अंदर क्या हो रहा है, टीयर आउट हो रहा है, यानी कि चेस्ट जो है वो क्या हो रही है, फट रही है। और जो है ये जो उसके बाद क्या होंगे सिम्टम्स, जो है साइन सिम्टम क्या क्या आएंगे, सबसे पहले चेस्ट पेन होगा, उसके बाद और साइन सिम्टम जो है वो क्या आएंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, इस्चेमिया है ना, इस्चेमिया किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और लिम्स, किडनी और मैसेंट्रिक आर्टरी होती है और मैसेंट्रिक वेन जो आपके इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है, इनका इस्चेमिया होगा लेट कंडीशन में जाके, है ना। हाइपरटेंशन का जो है यहाँ पे पॉसिबल कॉज नहीं है, डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म के साथ में नहीं देखने को मिलेगा, है ना। और जो है डिक्रीज हीमेटोक्रिट और हीमोग्लोबिन लेवल, और इसके अलावा जो है ये जो है इस डिसऑर्डर के साथ में रिलेशन नहीं रखते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, एक पेशेंट है जिसकी एज है वो कितने हैं, 72 ईयर का एक पेशेंट है, उसको वैस्कुलर डिजीज़ और है, वेसल्स का डिजीज़ है, और विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी अप्रोप्रिएट, नीचे दिए गए में से कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट रहेगा। एनकरेज हिम टू अवॉइड कैफीन एंड निकोटीन, उसको बोलना है कि कैफीन और निकोटीन प्रोडक्ट को क्या करे, अवॉइड करे। एडवाइज हिम टू वियर नी लेंथ स्टॉकिंग, वो क्या करे, उस पेशेंट को आप एडवाइज़ करेंगे कि वो क्या पहनेगा, नी लेंथ स्टॉकिंग पहने। इंस्ट्रक्ट हिम टू शॉक बोथ फीट इन कूल वाटर, वो अपने दोनों पैर को क्या करके रखे, जो है ठंडे पानी के अंदर क्या करके रखे, भिगो कर रखे। और फोर्थ ऑप्शन कहता है कॉशन हिम नॉट टू एक्सरसाइज डेली, उसको आपने समझा देना है ना, जो है कि डेली एक्सरसाइज उसने नहीं करना है। तो इसमें से क्या आंसर बनेगा, तो उसने क्या है, जो कैफ़ीन और निकोटीन प्रोडक्ट्स जो है उनको क्या करना है, उसने अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि कैफ़ीन और निकोटीन वाले जो सब्सटेंस होते हैं ये क्या करते हैं, हाइपरटेंशन कॉज करते हैं, क्या करते हैं, हाइपरटेंशन कॉज करते हैं। और जो है कैफ़ीन और निकोटीन क्या करते हैं, हाइपरटेंशन, और क्या करते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। और जब क्या होगी, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो जो है आगे का जो सर्कुलेशन है, फर्दर सर्कुलेशन है वो क्या होगा, इम्पेयर होगा, फर्दर सर्कुलेशन इम्पेयर देखने मिलेगा। इसलिए पेशेंट को बोलना होता है कि उसने क्या नहीं करना होता है,
स्मोकिंग नहीं करनी होती है, चूइंग नहीं करना होता है, स्मोकिंग नहीं करनी होती है, चूइंग टोबैको यानी कि टोबैको तंबाकू नहीं खाना होता है, और ड्रिंक कैफीन कंटेनिंग बेवरेज जो होते हैं वो अवॉइड करने होते हैं। इसके अलावा उसने एम्फेटामाइन लाइक ड्रग्स जो होती है वो अवॉइड करनी होती है। एम्फेटामाइन जो है ये ड्रग है, ये कहाँ कहाँ मिली जाती है, ADHD वाले बच्चे के अंदर, है ना। और जो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज होती है वो क्या, उसमें क्या करना होता है, एक्सट्रीमिटी को जो है क्लीन और ड्राई रखना होता है, ना कि सोक करके रखें कोल्ड वाटर के अंदर, है ना। क्लीन और ड्राई रखना होता है, सॉरी वार्म एंड ड्राई रखें, हाँ, क्लीन ड्राई और वार्म रखना होता है, ठंडे पानी के अंदर शॉक नहीं करोगे। और पेशेंट को क्या करना है, आपने डेली एक्सरसाइज करवाना है, अवॉइड नहीं करनी होती है, और ताकि पेन जो है वो क्या हो, डिक्रीज हो सके, और डेली एक्सरसाइज अवॉइड नहीं करनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, ए पेशेंट एज 38 ईयर, एक पेशेंट का एज जो है वो 38 ईयर है, हैज़ एक्यूट ब्रोंकाइटिस, पेशेंट एक्यूट ब्रोंकाइटिस के साथ में है। द नर्स फॉर्मुलेट ए नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, एक नर्स जो है वो क्या कर रही है, पेशेंट को, एक नर्स पेशेंट को कैरी कर रही है, और उस पेशेंट की एज है 38 ईयर। पेशेंट किसके साथ में है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस के साथ में है, किसके साथ में है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस। नर्स फॉर्मुलेट ए नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ऑफ इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, नर्स क्या बना रही है, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस के लिए नर्सिंग डायग्नोसिस बना रही है। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द केयर प्लान द नर्स जो है नर्स क्या करेगी, वुड एक्सपेक्ट विच आउटकम, यानी कि जो है वहाँ पे जब वो केयर प्लान इंप्लीमेंट करेगी उसके बाद में क्या आउटकम्स आना है उसके बारे में क्या आशा करेगी। तीन बातें यहाँ पे गलत होगी, एक बात सही होगी। पेशेंट मेंटेन ए रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 24 ब्रीथ पर मिनट, पेशेंट जो है वो क्या करके रखेगा, 24 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर मेंटेन करके रखना है। पेशेंट मेंटेन एन आर्टीरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन 90%, पेशेंट का आर्टीरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल जो है वो कितना होना चाहिए, 90% बना के रखना है आपने। पेशेंट मेंटेन क्लियर ब्रीथ साउंड, पेशेंट जो है उसने क्या करना है, क्लियर ब्रीथ साउंड मेंटेन करके रखना है पेशेंट का। और पेशेंट एग्जिबिट इंक्रीज एंजाइटी, पेशेंट जो है वो इंक्रीज एंजाइटी को क्या कर सकता है, शो कर सकता है। तो इनमें से क्या करना आपने, यानी कि एक ब्रोंकाइटिस के साथ पेशेंट है, 38 ईयर उम्र का है, आपने उसके लिए नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस के लिए। उस इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस को के केयर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद कौन सा आउटकम आपको देखने को मिलेगा, तो रेस्पिरेटरी रेट 24 ब्रीथ पर मिनट देखने को मेंटेन करके रखें, सेचुरेशन 90% होनी चाहिए ABG के अंदर, आर्टीरियल ऑक्सीजन जो है, और जो है ब्रीथ साउंड जो है वो क्या करके रखनी है, क्लियर ब्रीथ साउंड मेंटेन करके रखें। और पेशेंट जो है वो इंक्रीज एंजाइटी इनिबिट करे। तो क्या होगा, आपने क्या करना है, मेंटेन क्लियर ब्रीथ साउंड, क्लियर ब्रीथ साउंड जो है पेशेंट की क्या करके रखनी है, मेंटेन करके रखनी है ना। मेंटेनिंग क्लियर ब्रीथ साउंड वुड इंडिकेट दैट द पेशेंट हैज़ इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, यानी कि जो क्लियर ब्रीथ साउंड है वो इंडिकेट करती है कि पेशेंट का क्या है, एयरवे क्लियरेंस जो है वो क्या है, इफेक्टिव है, पेशेंट का एयरवे क्लियरेंस जो है वो क्या है, इफेक्टिव है। रेस्पिरेटरी रेट जो है, जो ये ऑप्शन में हमने अभी पढ़ा था 24, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, जबकि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, 16 से 20 होता है, इसलिए ये 24 तक तो नहीं करोगे। पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग जो है वो ऑप्शन बी में, जो आपने पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग जो देखी है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि नॉर्मल मोर देन 95% होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे तो इसने बोला है कि 90% तक, तो ये नहीं होगा। और डी ऑप्शन जो अभी हमने कहा वो जो है वो भी कह रहता है इनकरेक्ट, क्योंकि इंक्रीज एयरवे क्लियरेंस जो है, जब एयरवे क्लियरेंस को आप इंक्रीज़ करोगे, एयरवे को अच्छे से क्लियर करोगे, तो उसकी वजह से जो है वो पेशेंट का एंजाइटी कम होना चाहिए, ना कि ज़्यादा, इसलिए। नेक्स्ट ए पेशेंट जिसका उम्र जो है वो 27 साल है, एडमिट हुआ है सीवियर फटीग का कंप्लेंट लेके, मसल वीकनेस का कंप्लेंट लेके, एनोरेक्सिया की कंप्लेंट लेके। उसने बताया, है ना, ही स्टेट्स, उसने बताया ही इज़ रिकवरिंग फ्रॉम द फ्लू एंड हैड सीवियर नोजिया फ्रीक्वेंट वोमिटिंग, वो फ्लू से अभी रिकवर हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा सीवियर नोजिया हो रहा है, होता था, एंड फ्रीक्वेंट वोमिटिंग होती थी, डायरिया होता था, और ब्लड जो है वो क्या हो गया, ब्लड इज़ ड्रावन फॉर सीरम इलेक्ट्रोलाइट मेजरमेंट, और उसका ब्लड निकाला गया था सीरम इलेक्ट्रोलाइट मेजरमेंट के लिए। बेस ऑन द पेशेंट सिम्टम, पेशेंट के इन सिम्टम्स के आधार पे कौन सा फाइंडिंग जो है, शुड द नर्स एक्सपेक्ट द लेबोरेटरी रिपोर्ट टू शो, कौन सा फाइंडिंग जो है नीचे दिए गए में से पेशेंट के लेबोरेटरी रिपोर्ट में शो होगा, बताना आपने। बिलो नॉर्मल कैल्शियम लेवल, पेशेंट का कैल्शियम लेवल जो है वो नॉर्मल से नीचे होगा। बिलो नॉर्मल सोडियम लेवल, पेशेंट का सोडियम लेवल नीचे देखने को मिलेगा। पोटेशियम लेवल बिलो नॉर्मल, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। एंड अबो नॉर्मल कैल्शियम लेवल,
यानी कि कैल्शियम का लेवल क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम डिक्रीज़ होगा, सोडियम डिक्रीज़ होगा, पोटेशियम डिक्रीज़ होगा या कैल्शियम इंक्रीज़ होगा। तो क्या होना चाहिए, बिलो नॉर्मल पोटेशियम लेवल, यानी कि पोटेशियम लेवल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और पोटेशियम लेवल डिक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट को सीवियर फटीग, मसल वीकनेस, एनोरेक्सिया देखने मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उसको पहले क्या हुआ था, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हुआ था। और जब वॉमिटिंग डायरिया होंगे तो वॉमिटिंग और डायरिया के साथ में क्या लॉस होता है, फ्लूइड का लॉस होता है। और फ्लूइड के अंदर कौन लॉस होता है, आपका पोटेशियम का लॉस होता है। किसका लॉस होगा, आपके पोटेशियम का। इसलिए पेशेंट किसके साथ देखने मिलेगा, हाइपोकैलेमिया के साथ देखने को मिलता है। लैक ऑफ पोटेशियम इंटेक, जब पोटेशियम इंटेक डिक्रीज होता है या पोटेशियम की कमी होती है बॉडी के अंदर, तो जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, एनोरेक्सिया और नोजिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, नोजिया और एनोरेक्सिया। इसके साथ साथ क्या होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो है, वोमिटिंग और इंटेस्टाइनल फ्लूइड, डायरिया, इनसे भी क्या होता है, आपकी बॉडी से पोटेशियम का लॉस होता है। पोटेशियम नॉर्मल लेवल से नीचे चला जाता है ना। हाँ, अगर बात करें, वोमिटिंग और डायरिया जो है ये कैल्शियम लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, ना ही कैल्शियम को कम करेंगे और ना ही कैल्शियम को ज़्यादा करेंगे, है ना। कैल्शियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, द नर्स वो इलिसिट ए पॉजिटिव चिवोस्टैक साइन। एक नर्स क्या कर रही है, नर्स ने फाइंड आउट किया कि एक पेशेंट को क्या देखने को मिल रहा है, आपको पॉजिटिव चिवोस्टैक साइन फाइंड आउट हो रहा है। वुड सस्पेक्ट दैट द पेशेंट हैज़ विच कंडीशन, वो सस्पेक्ट कर रही है कि पेशेंट को कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी। चिवोस्टैक साइन प्रेजेंट आ रहा है, पॉजिटिव चिवोस्टैक साइन आ रहा है। हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया या हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। तो क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव चिवोस्टैक साइन एंड पॉजिटिव ट्राउजियाई साइन, दोनों के दोनों जो साइन रहते हैं ये किसके साइन है, हाइपोकैल्सीमिया के साइन रहते हैं। इसलिए पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। ये पॉजिटिव चिवोस्टैक साइन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल, जब आप क्या करते हो, फेशियल नर्व जो है, जब आप क्या करते हो, ये जो ईयर के सामने वाला एरिया है, यहाँ पे जब आप क्या करते हो, जो है फिंगर की सहायता से चिक पे जब लाइट टैपिंग करते हो तो पेशेंट की क्या हो जाती है, उस साइड की मसल्स जो है, फेशियल मसल जो है वो क्या हो जाती है, एक साइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। होने का कारण होता है न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी। और ये क्या है, साइन है एक किसका, हाइपोकैल्सियमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, एक पेशेंट जिसका एज जो है वो क्या है, 18 साल है, डेवलप हुआ है, डायबिटीज इंसिपिडस डेवलप हो गया है आफ्टर ए सीवियर क्लोज हेड इंजरी। सीवियर क्लोज हेड इंजरी के बाद उस पेशेंट को क्या हो गया है, डायबिटीज इंसिपिडस अकर हो गया है, 18 साल का पेशेंट है। विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड इंडिकेट दैट ही ऑल्सो हैज़ हाइपरनेट्रीमिया। नीचे दिए गए में से कौन सा इंडिकेटिव वैल्यू जो है वो इंडिकेट करता है कि वह किसके साथ में भी है, हाइपरनेट्रीमिया के साथ में भी है। एनोरेक्सिया, मसल क्रैम्प्स एंड सीरम सोडियम लेवल इज ग्रेटर देन 135 मिलीग्राम पर लीटर। नमनेस, मसल क्रैम्प, पॉजिटिव ट्राउजियो साइन, ये जो साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हाइपोकैल्सीमिया को इंडिकेट कर रहा है। कार्डियक अरिथमिया, मसल वीकनेस, नोजिया, वोमिटिंग, है ना। एंड थ्रस्ट, ड्राई स्वैलन टंग एंड डिसोरिएंटेशन। थ्रस्ट, पेशेंट को बार बार प्यास लग रहा है, ड्राई और स्वॉलन टंग और क्या है, डिसओरिएंटेड और रखा है पर्सन। तो क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करेगा, जो है आपका पहला जो सिम्टम है वो जो सोडियम लेवल ग्रेटर देन 135, तो सोडियम का लेवल नॉर्मल 135 से 145 होता है मिलीग्राम के अंदर। दूसरा सिम्टम जो है, दूसरा नमनेस, मसल क्रैम्प और पॉजिटिव ट्राउजिया साइन जो है ये किसका सिम्टम है, ये इंडिकेट करता है पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया में है। तीसरा कार्डियक अरिथमिया, मसल वीकनेस, नोजिया और वॉमिटिंग। कार्डियक अरिथमिया और ये जो है ये आपके हाइपोकैलेमिया को इंडिकेट करने का काम करता है। तो चौथा ऑप्शन जो बचा वो क्या बताएगा, आपके सोडियम के लेवल को इम्बैलेंस, और सोडियम क्या हो गया यहाँ पे बढ़ा हुआ है। थ्रस्ट, ड्राई और स्वैलन टंग है और डिसओरिएंटेड पर्सन है, इंडिकेट करता है पेशेंट का हाइपरनेट्रीमिया में। तो डायबिटीज इंसिपिडस रिजल्ट फ्रॉम लैक ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन की कमी की वजह से क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, सडनली जो है काफ़ी मात्रा में क्या हो जाता है, यूरिन का लॉसेस होता है ना। और ये जो है इसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या जो है क्या देखने को मिल सकता है, आपको हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, यानी कि सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा। और जब सोडियम का लेवल बॉडी में बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, ड्राई एंड स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन करेगा, ड्राई और स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन। थ्रस्ट, पेशेंट को बार बार प्यास लगेगा, स्वोलन टंग हो जाएगा और डिसओरिएंटेड हो जाएगा पेशेंट, डिसओरिएंटेड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट एज 63, एक पेशेंट का उम्र है 63 साल का पेशेंट है, इज रिससिटेटेड सक्सेसफुली आफ्टर कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के बाद में सक्सेसफुली रिससिटेट कर लिया गया है। ब्लड स्टडी शो कर रही है ही इज़ एसिडोटिक,
पेशेंट क्या है, एसिडोटिक है। कॉमन फाइंडिंग इन पेशेंट हु हैव सफ़र कार्डियक अरेस्ट, नीचे दिए गए में से कौन सी जो है कॉमन प्रॉब्लम है जो कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट जो है उससे सफ़र करते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द एसिडिक सीरम पीएच, कौन सा जो है वो मोस्ट लाइकली यानी सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला एक्सप्लेनेशन रहेगा एसिडिक सीरम पीएच के साथ। डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन कोज लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, यानी कि जब टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। पेशेंट टिपिकली हैज़ एन इरेगुलर हार्ट बीट, पेशेंट को क्या होगी, टिपिकली इरेगुलर हार्ट बीट देखने को मिलेगा आपको। पेशेंट वाज ट्रीटेड इन अप्रोप्रिएटली विद सोडियम बाइकार्बोनेट, पेशेंट को क्या करना होगा आपको जो है इन अप्रोप्रिएटली रूप से जो है क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करोगे। और फैट फॉर्मिंग कीटो एसिड आर ब्रेक डाउन, की जो फैट से क्या होती है, फैट का ब्रेक डाउन होने से कीटोन बॉडीज़ बनती है और वो क्या करती है, एसिड का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है, एसिड का फॉर्मेशन करती है। तो क्या होगा, क्या एक्सप्लेनेशन दोगे आप, तो टिश्यू को परफ्यूजन कम होने की वजह से वहाँ पे क्या होती है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। वहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। और जब बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एसिडोसिस, है ना। तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से क्या हुआ, इसीमिया हुआ। इसीमिया का मतलब होता है डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, और जब टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से कार्डियक इनसफिशियंसी देखने को मिलेगी। कार्डियक इनसफिशियंसी जब होगी, हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। और ये जो है ये क्या करेगा, जो है लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करवाएगा, लैक्टिक एसिड। इसके अलावा इसीमिया जो है वो कोई भी पार्ट में हो सकता है बॉडी के, और जहाँ भी होगा क्या करेगा, लैक्टिक एसिड के लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, है ना। और जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो रहता है वो ट्रीटमेंट रहता है किसका, एसिडोसिस का, और ये क्या करता है, एल्किलोसिस कॉज करता है। क्या करता है, एल्किलोसिस कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, एक पेशेंट है जिसकी एज है 52 ईयर, एडमिट हुआ है किसके साथ, डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम के डायग्नोसिस के साथ में एडमिट हुआ है पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर। 52 ईयर एज है। व्हेन एनालाइजिंग द पेशेंट लेबोरेटरी डाटा, पेशेंट का जब लेबोरेटरी डाटा को एनालाइज किया गया, व्हाट वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड, नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी, क्या देखने को मिलेगा वहाँ पे, हाइपरग्लाइसीमिया और इंक्रीज WBC लेवल और एलिवेटेड कॉर्टिसोल एंड 17 कीटोस्टेरॉइड लेवल, या डिक्रीज WBC, हाइपोनेट्रीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोजूरिया, हाइपरकैलेमिया, डिक्रीज कॉर्टिसोल, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, और डिक्रीज 17 कीटोस्टेरॉइड, एलिवेटेड सीरम ग्लूकोज, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। तो कुशिंग सिंड्रोम जो होता है ये आपके जो स्टीरोइडल हार्मोन होते हैं आपकी बॉडी में, इनका एक्सेसिव सिक्रेशन होने की वजह से डेवलप होता है। और कुशिंग सिंड्रोम में हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। इसलिए आपका पहला ऑप्शन जो है वो क्या होगा, यहाँ पे राइट होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज WBC होगी, कोर्टिसोल बढ़ेगा और कीटोस्टेरॉइड लेवल भी क्या होगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, है ना। तो कुशिंग सिंड्रोम जिसको हाइपर एड्रीनलिज्म भी बोला जाता है, कुशिंग सिंड्रोम जिसको हाइपर एड्रीनलिज्म भी बोला जाता है। लेबोरेटरी फाइंडिंग रहती है कि इसमें टिपिकली जो इंक्लूड करता है, जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, 17 कीटोस्टेरॉइड लेवल बढ़ता है, WBC बढ़ते हैं, सोडियम का लेवल बढ़ता है, पोटेशियम कम होता है और मेटाबॉलिक एल्किलोसिस कॉज करता है ना। WBC के काउंट का कम होना और हाइपरनेट्रीमिया होना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का होना, ये कुशिंग सिंड्रोम में नहीं होता है, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम में अभी अभी हमने कहा क्या होता है, एल्कोलिसिस होता है, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, WBC इंक्रीज, सारे साइन सिम्टम आते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन रहता है, एक पेशेंट है 68 ईयर एज है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के साथ में एडमिट किया गया सिस्टोस्कोपी के लिए और ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट की जो है पेशेंट को BPH के साथ में एडमिट किया गया और उसका क्या किया गया है, सिस्टोस्कोपी किया और TURP कर दिया गया है। प्री ऑपरेटिव टीचिंग के दौरान नर्स ने क्या नोट किया है कि पेशेंट जो है वो क्या हो रहा है, जब बहुत ज़्यादा एंजियस हो रहा है तो एक्सप्लोर करने के लिए, पेशेंट की एंजाइटी को रिमूव करने के लिए नर्स क्या करेगी, नर्स देख रही है कि ही इज़ सेक्सुअली एक्टिव एंड वरीड अबाउट बिकमिंग इम्पोर्टेंट, वो क्या है, पेशेंट जो है वो सेक्सुअली एक्टिव है और वो इस चिंता में है कि कहीं वो क्या ना हो जाए, इंपॉर्टेंट ना बन जाए, नपुंसक ना बन जाए, ऐसा नहीं हो कि उसका जो सेक्सुअल पावर है वो कहीं लॉस ना हो जाए।
तो हाउ शुड द नर्स डील विद दिस कंसर्न, नर्स उस कंसर्न के साथ कैसे डील करेगी। एडवाइज हिम टू स्पीक विद द सर्जन, उसको बोलेगी कि तुम सर्जन, एडवाइज हिम उसको राय देगी, स्पीक विद द सर्जन, सर्जन के साथ बात करो। टेल हिम नॉट टू वरी बिकॉज ही वॉन्ट बिकम इम्पोर्टेंट आफ्टर सर्जरी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें वो सर्जरी के बाद में इम्पोर्टेंट नहीं बनाया जाएगा। एडवाइज हिम दैट TURP सेल्डन कॉज इम्पोर्टेंस, कि जो TURP का प्रोसीजर है ये इम्पोर्टेंस कॉज कर देता है, ये एडवाइस करें। और रेफ़र हिम टू द साइकेट्री क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, उसको क्या करें, जो साइकेट्रिक क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट है उसके पास उसको क्या किया जाए, रेफ़र किया जाए। तो क्या करोगे, तो आपने उसको एडवाइस करना है कि जो है आपका जो TURP जो प्रोसीजर है ये क्या कर सकता है, इम्पोर्टेंस कॉज कर सकता है, इम्पोर्टेंस कॉज कर सकता है ना। तो नर्स वुड टेल द पेशेंट दैट ओनली 5% पेशेंट एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंस आफ्टर TURP के बाद में 5% केसेज जो है वो इम्पोर्टेंस को महसूस करते हैं। तो अगर पेशेंट कंटिन्यूसली, अगर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वरीड देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में नर्स उसको क्या एडवाइस कर सकती है कि तुम अपने सर्जन के साथ बात करो, ऐसा भी एडवाइस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है 6 आवर आफ्टर अंडरगोइंग TURP के अंदर जाने के बाद में पेशेंट कंप्लेन कर रहा है उसको सीवियर ब्लैडर स्पाज्म की। नर्स ने नोट किया कि उसका यूरिनरी ड्रेनेज जो है वो क्या हो गया, जो उसका यूरिन जो आ रहा है वो बरगंडी कलर का आ रहा है और बड़े बड़े क्लॉट्स उसमें आ रहे हैं। हिज स्किन फील कूल टू द टच, जब उसने टच करके देखा तो उसकी स्किन जो है वो बिल्कुल ठंडी है। एंड राउंडेड स्वेलिंग इज पाल्पेबल अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर एक राउंड जो आपको है बल्जिंग पोर्शन जो है वो क्या हो रहा है, स्वेलिंग जो है महसूस हो रही है। कौन सा एक्शन जो है वो नर्स सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेगी, एसेस द पेटेंसी ऑफ कंटिन्यूस इरिगेशन सिस्टम, कंटिन्यूस इरिगेशन सिस्टम का पेटेंसी एसेस करेगी सबसे पहले। एसेस पेशेंट फॉर इंडिकेशन ऑफ शॉक, शॉक के इंडिकेशन के लिए सबसे पहले एसेस करेगी। जो एंटीस्पाज्मोटिक एजेंट दिए गए हैं एडमिनिस्टर किए हैं उसके लिए ऑर्डर करेगी। या नोटिफाई द अटेंडिंग प्रैक्टिशनर, जो अटेंडिंग प्रैक्टिशनर जो है उसको अटेंड कर रहा है उसको तुरंत नोटिफाई करेगी। तो क्या करना है, तो आपने क्या करना है, तुरंत पहले तो सबसे पहले तो शॉक के साइन के लिए असेस करना उस पेशेंट को, शॉक के साइन के लिए असेस करें, है ना। फर्स्ट सो चेक फॉर इंडिकेशन ऑफ शॉक बाय टेकिंग पेशेंट वाइटल साइन, पेशेंट का वाइटल साइन लेके सबसे पहले उसको शॉक के लिए असेस करें। अगर क्लॉट आ रहे हैं यूरिनरी ड्रेनेज सिस्टम में ब्लीडिंग को इंडिकेट करते हैं और ब्लीडिंग जो है वो कॉमन है कब तक, TURP के बाद जो फर्स्ट 2 पोस्ट ऑपरेटिव आवर्स जो होते हैं, है ना, ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ऑपरेटिव आवर्स उसके अंदर ब्लीडिंग जो है वहाँ पे कॉमन है। तो क्या है, TURP के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। और आफ्टर मेकिंग द श्योर दैट द पेशेंट इज नॉट इन शॉक, नर्स शुड चेक द इरिगेशन सिस्टम, और जब क्या कर लिया, नर्स ने चेक कर लिया कि वो शॉक में नहीं है, उसके बाद में क्या करेगी, इरिगेशन सिस्टम को चेक करे, उसके बाद नोटिफाई करे प्रैक्टिशनर को, और उसके बाद अगर ऑर्डर दिया गया है तो एंटी स्पाज्मोटिक मेडिकेशन दी जाए, क्योंकि स्पाज्म जो है वो क्या करता है, ब्लीडिंग को परस्पिटेट करता है ना। तो ये आज के हमारे कुछ MCQ थे। कल के लेक्चर में हम कुछ नए वीडियोज़ के अंदर और देखेंगे। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।